नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। इस वीडियो में दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं लर्निंग के बारे में। लर्निंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट में, क्योंकि अगर आप देखेंगे लर्निंग तो क्वेश्चन इससे 100% पूछा जाता है। कम से कम 5 नंबर तक के क्वेश्चन जो है वो सिर्फ इस अकेले इस टॉपिक में से पूछे जाएंगे। उसका कारण ये भी है कि लर्निंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है। खैर, इस वीडियो में हम क्या कुछ पढ़ेंगे, एक छोटा सा आपको मैं स्टार्टिंग में ही इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे कि लर्निंग क्या होती है, इसको समझने की कोशिश करेंगे, लर्निंग के टाइप्स जानेंगे। फिर हम बात करेंगे लर्निंग कर्व कि लर्निंग कर्व क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। एंड देन हम बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की, और कितने प्रकार की ट्रांसफर ऑफ लर्निंग्स होती हैं उन पर भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके बावजूद जो लर्निंग थ्योरीज हैं वो रह जाएंगी, जो इस वीडियो में मैं कवर नहीं करवा पाऊंगा। उसका कारण ये है कि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी इन सारे टॉपिक्स में। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लर्निंग थ्योरीज करा दूंगा, जिसमें थॉर्नडाइक की जो ट्रायल एंड एरर है वो थ्योरीज पढ़ेंगे। इसके अलावा थॉर्नडाइक ने कुछ लर्निंग थ्योरीज जैसे कि प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग और सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग भी दी है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ के साथ इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग है, उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं बेसिक मीनिंग कि लर्निंग का आखिर मतलब क्या होता है। लर्निंग के लिए जो हिंदी में शब्द इस्तेमाल होता है वो है अधिगम। ठीक है, हिंदी में जो शब्द इस्तेमाल होता है वो है अधिगम। अब मैं आपसे पूछूं कि लर्निंग एक्चुअल में है क्या, आप किसको लर्निंग कहेंगे। ठीक है, आप अपने शब्दों में अगर बताना चाहें कि लर्निंग क्या होती है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि आपके अनुसार लर्निंग क्या है। खैर, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि लर्निंग का बेसिक मतलब क्या होता है। लर्निंग का सिंपल सा मतलब होता है कि चेंज इन बिहेवियर। अगर मैंने कुछ सचमुच में सीखा है तो मैं उसको अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, अगर मैंने कुछ सीखा ही नहीं है तो मैं उसको अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। दिस इज कॉल्ड लर्निंग। ठीक है, तो सही मायने में अगर हम बात करते हैं जैसे शिक्षा की, तो शिक्षा क्या होती है, एक तरीके की हमारी सीखने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। हम जो कुछ भी सीखते हैं, चाहे वो हम किताबों से सीखें, चाहे वो हम अपने अध्यापकों से सीखें, चाहे वो हम अपने बाकी दोस्तों से सीखें, ये सब हमें किसी ना किसी रूप में शिक्षा देते हैं, और एक तरीके से यही लर्निंग होती है। और अगर मैं कुछ सीख रहा हूं तो मैं उसको अप्लाई भी करूंगा प्रैक्टिकली, वो मेरे बिहेवियर में भी वो चीजें दिखेंगी। तो चेंज इन बिहेवियर इज कॉल्ड लर्निंग। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा, चेंज इन बिहेवियर। अगर मेरे व्यवहार में किसी तरीके का परिवर्तन हो रहा है तो उसका कारण क्या है, लर्निंग, कि मैंने कुछ सीखा है। इसको ऐसे समझिए कि अगर मैंने कहीं पे ये बात पढ़ी, किसी से किसी ने मुझे बताया कि हमें डेली योगा करना चाहिए, योगा के बहुत सारे मुझे बेनिफिट बताए गए, और फिर मैंने उसको सुन लिया। अब अगर मैं उसको व्यवहार में लेके आ रहा हूं तभी तो वो लर्निंग कहलाएगी मेरी। सिर्फ सुन लेने से क्या होता है। तो अगले दिन अगर मान के चले मैं उनकी बात मतलब जिसने भी मुझे बताया उसकी बात से अगर मैं इंस्पायर होकर के अगले दिन मैं योगा करना शुरू कर देता हूं, तो आप देख रहे हैं मेरे व्यवहार में क्या एक चेंज आ रहा है। तो ये चेंज क्यों आ पा रहा है, क्योंकि मेरी कोई लर्निंग हो गई है, मैंने सचमुच में सीखा है कि हाँ योगा हमें करना चाहिए, योगा के हमारे बेनिफिट्स होते हैं, और क्योंकि मैं उसको अपने व्यवहार में लेकर के आ रहा हूं तो दिस इज कॉल्ड लर्निंग। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, सिंपल सी डेफिनेशन है, इन 3 वर्ड में याद रख लीजिए, चेंज इन बिहेवियर इज कॉल्ड लर्निंग। अब सवाल उठता है कि बिहेवियर में चेंज आता कैसे है। देखिए, लर्निंग तो समझ गया आपकी, चेंज इन बिहेवियर इज कॉल्ड लर्निंग, लेकिन लर्निंग होती कैसे है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता कैसे है। ये केवल 2 तरीकों से आता है, ध्यान रखिएगा। एक आता है प्रैक्टिस से और दूसरा आता है एक्सपीरियंस से। इन 2 तरीकों से ही हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। अब प्रैक्टिस से कैसे आता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये दृढ़ निश्चय करते हैं कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, तो वो सिर्फ सोच लेने से थोड़ी हो जाएगा, और सिर्फ सोच लेने से भी आप सीखेंगे नहीं, आपकी लर्निंग नहीं होगी। वो कब होगी, जब आप सचमुच में डेली प्रैक्टिस करेंगे सुबह जल्दी उठने की। अब वो चाहे आप कैसे करें, रात को जल्दी सो जाए, सुबह अलार्म सेट कर लें, है ना, ये सारी चीजें अगर आप करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो वो आपके बिहेवियर में आ जाएगी और आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। दिस इज लर्निंग। एक दूसरा एग्जाम्पल लीजिए कि अगर आप ये तय करते हैं कि भाई मैं डेली 6 घंटे पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, तो अब वो एकदम से तो होगा नहीं कि आपने एक दिन सोचा कि हाँ मैं पहले दिन 6 घंटे पढ़ लिया और उसके बाद
मेरी पढ़ने की जो टाइमिंग है वो घटने लग गई। ऐसा होता है जनरली कि हम कोई चीज़ दृढ़ निश्चय तो कर लेते हैं लेकिन वो लंबे समय तक सस्टेन नहीं करती है। बट हाँ, बाय प्रैक्टिस आप चीज़ों को कर सकते हैं। अगर आप 6 घंटे पढ़ना चाहते हैं तो डायरेक्ट 6 घंटे ना जा करके धीरे धीरे बढ़ाना सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप पहले दिन 2 घंटे पढ़ेंगे, उसके बाद 3 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटे, 4.5, 5 और इस प्रकार से 6 घंटे तक खुद को लेकर के जाएंगे और एक डेली रूटीन बना लेंगे कि मुझे 6 घंटे पढ़ना है। तो ये प्रैक्टिस से हुआ, प्रैक्टिस से आपकी क्या हुआ, व्यवहार में परिवर्तन आया और दिस इज कॉल्ड लर्निंग। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसी प्रकार से एक्सपीरियंस से भी हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, अनुभव से हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। आपने देखा होगा स्कूल में आप पढ़ते हैं किताबों से, बहुत सारी चीजें हमें, बहुत सारा ज्ञान हमें क्या मिलता है, किताबों से मिलता है। तो वो भी एक तरीके की लर्निंग है। इसको ऐसे समझिए कि अगर आपने कहीं पढ़ा कि भाई अगर कोई व्यक्ति बीमार है, मतलब डायरिया हो गया है या लूज मोशन हो रहा है, तो उसको जनरली हम ओआरएस सजेस्ट करते हैं और ओआरएस कैसे बनाया जाता है ये भी हम स्कूलों में पढ़ते हैं। अब हम डेली लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे हमारी वो लर्निंग है। तो ये तो खैर एक्सपीरियंस हो गया कि अगर सचमुच में आपने चीज एक्सपीरियंस की कि हाँ घर में किसी को हो गया लूज मोशन या दस्त हो गए, तो हम क्या करते हैं, उसमें उसमें हम ओआरएस बना करके देते हैं। तो एक तरीके से आप अनुभव कर रहे हैं और फिर सीख रहे हैं। तो खैर आपने जो वहां पे किताबों में पढ़ा उसको भी अप्लाई कर दिया। और क्या तरीका हो सकता है अनुभव से सीखने का, कि बहुत सारी चीजें हमें किताबें नहीं सिखाती हैं, किताबों से अलग भी जब आप बाहर समाज से, लोगों से मिलते हैं तो वो भी हमें बहुत कुछ चीजें सिखा देते हैं। तो वो कहलाता है अनुभव से सीखना। जैसे जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आपके सामने आएंगी, उनको आप कैसे हैंडल करेंगे, एक्सपीरियंस से। और जब आप उनको एक्सपीरियंस से बहुत सारे चुनौतियों को जब आप एक्सपीरियंस के थ्रू हैंडल करना सीख जाएंगे तो धीरे धीरे आपकी लर्निंग इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपके लिए आने वाली चुनौतियां छोटी मोटी होंगी। ठीक है, तो इसको कुछ हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे आप अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पिछले 2 साल 3 साल से तैयारी करते हैं। 2 साल 3 साल का समय काफी मायने रखता है, क्योंकि आप इतने लंबे समय से तैयारी कर रहे हो और आपकी जॉब नहीं लगी, तो बहुत सारी चीजें आप सीखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। क्या क्या एक्सपीरियंस करते हैं, एक तो आपको एग्जाम देते देते एग्जाम देने का एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर आप अनुभवी हो जाते हैं कि कोई एग्जाम मुझे कैसे देना है। साथ के साथ जब आपकी जॉब नहीं लगती तो आपके आसपास के लोग किस तरीके के होते हैं उनको आप पहचानना सीख जाते हैं, उनके साथ व्यवहार कैसा रखना है वो आप सीख जाते हैं। आपके आसपास के लोग कितने आपके सचमुच में शुभ चिंतक हैं, ये सारी चीजें आप अनुभव से धीरे धीरे समझने लगते हैं। इसके अलावा अब मान के चलिए आपने कोई एग्जाम क्लियर कर लिया, फॉर एग्जाम्पल आप जैसे झारखंड टेट दे रहे हैं या बिहार सीटेट दे रहे हैं, आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है। अब एग्जाम क्लियर होते हैं, अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा है, आपने टॉप कर लिया, तो लोग आपके पास इंटरव्यू के लिए आएंगे कि आप अपने अनुभव बताइए, एक्सपीरियंस शेयर करिए लोगों के साथ। वो क्यों आएंगे, क्योंकि लोगों का एक विश्वास होगा कि अगर आपने इतना अच्छा स्कोर किया है, आपने कोई एग्जाम क्लियर किया है, तो आपकी कुछ ना कुछ तो लर्निंग रही है ना, इस अनुभव से, इस एक्सपीरियंस से। तो वो लर्निंग आपसे लोग लेना चाहते हैं। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू से कि लर्निंग जो होती है वो क्या होती है, चेंज इन बिहेवियर होता है, और वो जो बिहेवियर में चेंज होता है वो प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस की वजह से ही होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी व्यवहार में परिवर्तन की बात होगी तो व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास से और अनुभव से होता है। इसके अलावा किसी और कारण से अगर किसी के व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है तो वो लर्निंग नहीं है। अब वो कोई और कारण क्या क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई बीमार है व्यक्ति, इलनेस है मान के चलिए, तो इलनेस की वजह से भी व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं, बहुत ही ज्यादा निराशावादी हो जाता है व्यक्ति जब वो बीमार होना शुरू होता है। तो व्यवहार में परिवर्तन इसकी वजह से भी आता है। आप थके हुए हैं, काम करते करते आप थक गए, तब भी आप में इरिटेशन आ जाती है, आप कोई और काम करने की आपकी इच्छा नहीं होती, नीरसता आ जाती है, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा कोई किसी तरीके का नशा करता है या कई बार दवाइयों का सेवन करता है, तो उसकी वजह से भी हमें कुछ व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो ये सब हमें दिखाते हैं कि भाई इनकी वजह से अगर आप में कोई परिवर्तन आ रहा है तो वो क्या है, वो आपकी लर्निंग नहीं कहलाएगी। इसके अलावा एक चीज और है, वो है मेच्योरेशन। मेच्योरेशन आप समझते होंगे कि एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद जो चेंजेस आपके अंदर आएंगे वो मेच्योरेशन है। इसको ऐसे समझिए
कि 1.5 साल का बच्चा चलना सीख जाता है। अब चलना सीख गया, वो एक व्यवहार में परिवर्तन है, लेकिन वो प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस इन दोनों का इतना महत्व नहीं रखता है। वो किस चीज़ का सबसे ज़्यादा महत्व होता है? मैच्योरेशन का, कि इसकी जो जेनेटिक ब्लूप्रिंट्स होते हैं वो उसको बताते हैं कि किस एज में जा करके उसको चलना सीखना है। वो किस प्रकार से तय होता है? वो जो उसकी मोटर डेवलपमेंट होती है, जो उसका नर्व सिस्टम डेवलप होगा, उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे मान के चलिए कि जब कोई बच्चा एडोलेसेंस एज में एंटर करता है, प्यूबर्टी पीरियड में होता है, मतलब 13 साल या 12 साल के आसपास का होता है, तो बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो फिजिकल चेंजेस हों, चाहे वो उसकी इमोशनल चेंजेस हों। फॉर एग्जाम्पल ऐसे बच्चे अक्सर आप देखेंगे कि थोड़े से चिड़चिड़े, गुस्सैल, इस टाइप के होने शुरू हो जाते हैं। तो उनके व्यवहार में भी हमें एक परिवर्तन देखने को मिलता है, लेकिन वो परिवर्तन कोई प्रैक्टिस से, एक्सपीरियंस से नहीं आया। वो जो परिवर्तन है वो मेच्योरेशन से आया। तो दिस इज नॉट लर्निंग। अगर इन सब की वजह से कोई परिवर्तन आ रहा है तो इसको आप लर्निंग नहीं कहेंगे। लर्निंग सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से आने वाली चीज है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। मूव ऑन करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और भी चीजें हमें पढ़नी है। उम्मीद है कि आप लर्निंग समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग की। तो मेजरली अगर मैं बात करूं तो देखिए, टाइप्स ऑफ लर्निंग हम यहाँ पे दो तरीके के पढ़ेंगे। मैं इसको एक बार मिटा देता हूं। अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ लर्निंग की, टाइप्स ऑफ लर्निंग, तो ध्यान रखिएगा ये दो तरीके की होती है। एक होती है फॉर्मल और एक होती है इनफॉर्मल लर्निंग। एक एक करके हम दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। पहला जो है फॉर्मल। फॉर्मल का मतलब क्या होता है? फॉर्मल लर्निंग किसको कहते हैं? फॉर्मल लर्निंग का मतलब होता है ऐसी लर्निंग जो आपने किसी संस्थान से, स्कूल से सीखी है, और उसके बदले में आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि भाई आपने ये चीज हमारे यहाँ से सीखी है। जनरली अगर आप 12वीं तक अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, 10वीं तक करते हैं, या किसी भी क्लास तक अगर आप पढ़ते हैं और पढ़ाई छोड़ते हैं, तो स्कूल से एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है जिसमें ये मेंशन होता है कि भाई ये बच्चा हमारे विद्यालय में इस कक्षा तक पढ़ा है। तो एक तरीके से वो सर्टिफिकेट जो बताता है कि आपने यहाँ तक अपनी पढ़ाई की है। इसके अलावा अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से कोई डिग्री, डिप्लोमा करते हैं, तो भी आप बहुत कुछ चीजें वहां से सीखते हैं। साथ के साथ आपको एक सर्टिफिकेट भी दे दिया जाता है कि आपने हमारे यहाँ से चीज की है। तो एक एग्जाम्पल होता है फॉर्मल लर्निंग का, जो कि जनरली किसी स्कूल, कॉलेज में सीखते हैं। ठीक है, इसके बदले में आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि भाई आपने ये चीजें यहाँ से सीखी है। स्कूल और कॉलेज से हम बहुत सारी चीजें सीख करके आते हैं। स्कूल, कॉलेज एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं एक बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में। आप यूं समझिए कि स्कूल अगर कॉलेज ना हो तो बच्चे में जो डिसिप्लिन होता है, जो बच्चे में नॉलेज होती है, जो बच्चे में वैल्यूज होती हैं, इन सब का बहुत महत्व होता है एक बच्चे में, बच्चे के लिए इन स्कूल और कॉलेज का, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं एक बच्चे में ये सारी चीजें डेवलप करने में। ठीक है, क्योंकि स्कूल कॉलेज में टीचर्स होते हैं जो कि बच्चों को बहुत सारी चीजें बताते हैं, सिखाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया फॉर्मल। एक होता है इनफॉर्मल। ठीक है, जो कि किसी स्कूल कॉलेज से नहीं होती है। आपने कहीं से कोई पढ़ाई नहीं की, आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आपकी लर्निंग नहीं होगी। लर्निंग तो उनकी भी होती है। आपने देखा होगा ना, ऐसे बहुत सारे सक्सेसफुल लोग होते हैं जिन्होंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की है, या कई तो बिल्कुल भी नहीं पढ़े लिखे होते, लेकिन वो लाइफ में इतने अनुभवी होते हैं, उन्होंने अपने जीवन से इतना कुछ सीखा होता है कि उनके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसे जो लोग होते हैं, ये वो इनफॉर्मल तरीके से चीजों को सीखे हुए होते हैं। आज के समय में भी अगर आप बात करें तो गूगल से अगर आप कुछ चीजें सीख रहे हैं, यूट्यूब से आप बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं, ये सब एक माध्यम है इनफॉर्मल लर्निंग का, क्योंकि इसके बदले आपको सर्टिफिकेट थोड़ी मिलेगा, लेकिन हाँ, आपकी लर्निंग जरूर होगी। इसके अलावा आपसे बड़े जो अडल्ट होते हैं, जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, वो आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ज्ञान देते हैं, अपने अनुभव से चीजें आपको बताते हैं। इसलिए कहा जाता है कि देखिए, अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है ना, तो आपको हमेशा अपने से बड़े समझदार लोगों के साथ रहने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि आपसे जो बड़े और समझदार लोग होंगे वो उन सभी चुनौतियों को पार कर चुके हैं जिनसे आप गुजर रहे हैं। तो ऐसे में वो सभी लोग आपके लिए बहुत ही अच्छे मार्गदर्शक होते हैं, आपको ये बताने में, ये समझाने में कि बेटा इन चुनौती को हमें ऐसे
टैकल करना है, इससे हमें ऐसे बाहर निकलना है। तो इसीलिए जो हमसे बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो उन सभी चुनौतियों को देख चुके हैं, उनसे गुजर चुके हैं जिनसे हम अभी गुजर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहिए, चाहे घर में आपके मम्मी पापा हैं, आपके दादा दादी हैं जो आपसे बड़े समझदार हैं, उनके हमेशा टच में रहिए। हो सकता है वो आपको किताबी ज्ञान ज़्यादा ना दें, हो सकता है कि वो आज के समय के अनुसार जो टेक्नोलॉजी है उसके अनुसार नॉलेज ना रखते हो, लेकिन वो जीवन के ऐसे अनुभव रखते हैं, ऐसी नॉलेज रखते हैं जो आपको किसी किताब में, किसी टेक्नोलॉजी से आपको नहीं मिलेगी, या आपके दोस्त भी आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो भी आपकी तरह ही उसी समस्या से गुजर रहे हैं जिससे आप गुजर रहे हैं। तो इसीलिए इनफॉर्मल लर्निंग बहुत ही महत्व रखती है एक बच्चे के लिए। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आप किताबों से सीखें, कॉलेज में जाए, स्कूल में जाए, वहां से सीखें, लेकिन हमेशा इन चीजों को अभी सहारा लें, क्योंकि इनसे भी हमारी बहुत सारी लर्निंग होती है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ये दो टाइप्स की लर्निंग है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं, और अब हम बात करेंगे लर्निंग कर्व के बारे में। लर्निंग कर्व बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझते हैं इसको। लर्निंग कर्व, अब आप नाम से समझ रहे होंगे कि कुछ इस प्रकार से ग्राफ होगा, है ना, कुछ इस प्रकार से कोई ग्राफ होगा जिसमें लर्निंग के बारे में बात होगी। तो बिल्कुल ये ऐसा ही होता है बेसिकली। लर्निंग कर्व क्या होता है कि लर्निंग कर्व एक तरीके का ग्राफ होता है जो कि लर्निंग और एफर्ट्स के बीच में रिलेशन बताता है। लर्निंग एंड एफर्ट्स के बीच में जो रिलेशन बता रहा है उसको हम क्या कहते हैं, लर्निंग कर्व कहते हैं। ध्यान रखिएगा, लर्निंग और एफर्ट्स, यहाँ पे दो ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिनके बीच में हम आपस में रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, तो इबिन हॉस ने सबसे पहले, इबिन गॉस ने सबसे पहले 1885 में बात की थी लर्निंग कर्व के बारे में, लेकिन उसके बाद अर्थर बिल्स आए थे जिन्होंने कि 1934 में डिटेल में बताया था। अर्थर बिल्स 1934 में इन्होंने डिटेल में बताया था कि लर्निंग कर्व क्या होती है, लर्निंग कर्व कितने टाइप्स के होते हैं, क्यों बनते हैं, इन सब के बारे में डिटेल में चर्चा की थी अर्थर बिल्स ने। ठीक है, तो लर्निंग कर्व की जब भी बात हो तो ध्यान रखिएगा, लर्निंग और एफर्ट्स के बीच में जो रिलेशन बताती है उसको लर्निंग कर्व बोलते हैं। और लर्निंग कर्व एक तरीके का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। एक्चुअल में लर्निंग करना हेल्प करती है हमें समझने में कि भाई हमारे एफर्ट्स और लर्निंग के बीच में क्या रिलेशन है। क्योंकि अगर आप अभी मैं आपको बताऊंगा अभी कि मेनली 3 तरीके की हमें लर्निंग कर्व देखने को मिलती है, उसको हम समझेंगे भी, अभी 3 तो नहीं 4 तरीके का हम पढ़ेंगे, और फिर आप समझेंगे कि लर्निंग कर्व कितना महत्व रखता है। तो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे कोई कर्व नहीं पूछा जाएगा कि कर्व बनाकर दिखाइए, लेकिन हाँ इस पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर आएंगे कि लर्निंग के जो टाइप्स होते हैं ना उन पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं लर्निंग कर्व के टाइप की बात करूं तो ध्यान रखिएगा, मेनली 4 तरीके की लर्निंग कर्व होती है। पहला होता है लीनियर। ठीक है, एक एक करके समझ लेते हैं, एक साथ सारे ना लिख के एक एक करके समझाता हूँ। सबसे पहला होता है लीनियर। ठीक है, तो लीनियर कर्व क्या होता है, लीनियर कर्व की अगर मैं बात करूं तो ये कुछ इस प्रकार से बनती है, एक स्ट्रेट लाइन। ये एफर्ट्स हो जाएगा आपका इधर, और यहां पे आ जाएगी लर्निंग। अब सवाल उठता है कि कर्व क्यों बनता है, एक सीधी लाइन क्यों बनती है। एक सीधी लाइन तब बनती है जब आपके द्वारा किया गया एफर्ट्स और आपके द्वारा उस एफर्ट से प्राप्त हुई लर्निंग, उनका अनुपात हमेशा बराबर होता है। मतलब जितनी आप एफर्ट कर रहे हैं उतनी ही आपकी लर्निंग है। तो एफर्ट्स और लर्निंग वो समान रूप से बढ़ रहे हैं, मतलब जितना आप एफर्ट कर रहे हैं उतनी ही आपकी लर्निंग होती जा रही है, समान रूप से बढ़ रहे हैं, कोई चेंज नहीं हो रहा, कोई फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा ऊपर नीचे। तो ऐसा तब भी होता है, ऐसा जब भी होगा हमेशा ध्यान रखिएगा वो कहलाएगा लीनियर लर्निंग कर्व। और लीनियर लर्निंग कर्व तभी बनता है जब आपके एफर्ट्स और लर्निंग के बीच में एक तरीके से समान रूप से परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। हालांकि इस तरीके का जो लर्निंग कर्व है वो बहुत ही कम हमें प्रैक्टिकली देखने को मिलता है, लेकिन हाइपोथेटिकली अगर आप बात करें तो ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमेशा होता हो, लेकिन आप पाएंगे कि एक्सपेरिमेंट भी किया गया था, उस एक्सपेरिमेंट में लीनियर कर्व बनता हुआ देखा गया था, लेकिन रियल लाइफ में देखें तो बहुत ही रेयर हमें लीनियर कर्व देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज पॉजिटिव।
पॉजिटिव लर्निंग कर्व कब बनता है? पॉजिटिव लर्निंग कर्व कुछ इस प्रकार से बनता है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये लाइन सीधी बनाता हूँ मैं, एफर्ट्स, और यहाँ आ जाएगी लर्निंग। अब सवाल उठता है कि पॉजिटिव जो लर्निंग कर्व है वो कब बनता है। तो पॉजिटिव लर्निंग कर्व को पहले समझ लेते हैं कि आखिर में ये क्या दिखा रहा है। पॉजिटिव लर्निंग कर्व ये दिखाता है कि शुरुआत में आप एफर्ट तो कर रहे हैं, आप एफर्ट कर रहे हैं शुरुआत में, देखिए आप एफर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन आपकी लर्निंग इतनी ज्यादा शुरुआत में नहीं है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जैसे आपका एफर्ट बढ़ता है वैसे वैसे लर्निंग की जो स्पीड है वो बढ़ती है। दूसरे शब्दों में समझाता हूं कि शुरुआत में आप एफर्ट करते हैं, आपकी लर्निंग स्लो होती है, लेकिन कुछ प्रयास के बाद आपकी जो लर्निंग की स्पीड है वो फास्ट हो जाती है। तो ऐसा जब भी होता है, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव लर्निंग कर्व, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, नेगेटिव लर्निंग कर्व। नेगेटिव लर्निंग कर्व। अब नेगेटिव लर्निंग कर्व कैसा होता है, ध्यान से देखिए इसको, ठीक है। ये हो गया एफर्ट्स, और यहां पे आ जाएगी लर्निंग। अब नेगेटिव लर्निंग कर्व क्या दिखा रहा है? नेगेटिव लर्निंग कर्व पॉजिटिव लर्निंग कर्व का उल्टा होता है। इसमें शुरुआत में आप जो एफर्ट करते हैं उसके मुकाबले लर्निंग ज्यादा होती है। शुरुआत में आप एफर्ट करेंगे तो लर्निंग ज्यादा होगी, लेकिन उसके बाद आप एफर्ट करना शुरू करेंगे तो आपकी लर्निंग धीमी गति से बढ़ेगी, मतलब बढ़ेगी लेकिन बहुत ही धीमी गति से। तो दर जो होती है बढ़ने की, शुरुआत में ज्यादा होती है, बाद में कम हो जाती है। पॉजिटिव में हमने क्या देखा था कि शुरुआत में ज्यादा होती है, बाद में कम हो जाती है। तो ये कहलाता है नेगेटिव लर्निंग कर्व, ठीक है। नेक्स्ट इज एस शेप्ड। एस शेप्ड कैसा बनता है? कुछ इस प्रकार से बनता है, मैं आपको दिखाता हूं बना करके। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एफर्ट, यहाँ पे आ जाएगी लर्निंग। तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे एस बनता हुआ दिख रहा है, इसीलिए इसको एस शेप लर्निंग कर्व कहते हैं। इसका कारण क्या है, ये क्यों बनता है? इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे शुरू में पॉजिटिव भी दिख रहा है और नेगेटिव भी दिख रहा है। अब देखिए, ये जरूरी है कि शुरू में पॉजिटिव हो बाद में नेगेटिव हो, ये नेगेटिव और पॉजिटिव ऐसे भी हो सकता है। बस ऐसे समझ लीजिए कि एस बनता हुआ आपको नजर में आएगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? स्टार्टिंग में पॉजिटिव है, उसके बाद नेगेटिव है। तो कहने का मतलब है कि एस शेप्ड में हमें पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों ही देखने को मिलता है। इसके अलावा एक चीज और होती है, हमें लर्निंग प्लेट्यूज भी देखने को मिलता है, ठीक है। लर्निंग प्लेट्यू, लर्निंग प्लेट्यू कहां बन रहा है? ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना, ये वाला एरिया, ये लर्निंग प्लेट्यू है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और डार्क कर देता हूँ, ये लर्निंग प्लेट्यू है। अब सवाल उठता है कि हमें एस शेप्ड में ये तीन चीजें देखने को मिलती हैं, पॉजिटिव कर्व, नेगेटिव कर्व और लर्निंग प्लेट्यू। अब पॉजिटिव और नेगेटिव तो आप समझ ही रहे हैं कि स्टार्टिंग में एफर्ट कर रहे हैं आप, और जो सीखने की गति है वो धीमी है, लेकिन उसके बाद बढ़ जा रही है। उसके बाद क्या है कि आपकी एफर्ट करने पर जो सीखने की गति वो तेज है, लेकिन एक समय बाद वो और फिर से धीरे हो जाएगी, और उसके बाद क्या होगा, एक लर्निंग प्लेट्यू बनेगा। इसका अर्थ ये है कि आप एफर्ट तो कर रहे हैं लेकिन आपकी लर्निंग यूं की यूं है, इसमें कोई चेंजेस हमें देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो एस शेप इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और लर्निंग प्लेट्यू, ये तीनों ही चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत है लर्निंग प्लेट्यू के बारे में कि आखिर ये लर्निंग प्लेट्यू क्यों बनता है। तो अगर लर्निंग प्लेट्यू की मैं बात करूं तो ये कई कारणों से बनता है। फॉर एग्जाम्पल, आप खुद ही दिमाग लगाइए कि अगर कोई बच्चा एफर्ट कर रहा है लेकिन फिर भी नहीं सीख पा रहा है, प्रयास कर रहा है फिर भी वो नहीं सीख पा रहा है, इसका क्या कारण है? इसका कारण तो ये है कि बच्चा सीखने को तैयार नहीं है, उसको जबरदस्ती सिखाया जा रहा है, मतलब रेडीनेस, बच्चा तैयार नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है ना कि आप जबरदस्ती बच्चे से कुछ कराएंगे तो बच्चा एफर्ट करेगा आपके कहने पे, लेकिन लर्निंग हो जरूरी नहीं है। सो दिस इज लर्निंग प्लेट्यू। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि जो लर्निंग टास्क बच्चों को कराया जाता है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है, इस वजह से भी बच्चा
उस चीज को नहीं सीख पाता। बच्चा प्रयास करेगा लेकिन वो टास्क बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है तो बच्चा उस चीज को नहीं सीख पाएगा। इसके अलावा कई बार होता है कि बच्चे का उसमें इंटरेस्ट ही ना हो, है ना, मतलब मोटिवेशन ना हो, इंटरेस्ट ना हो, एक ही बात है। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हमें लर्निंग प्लेट्यू देखने को मिलता है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलिए, लर्निंग प्लेट्यूज तक ही था, इसमें इससे ज्यादा कुछ है नहीं लर्निंग कर्व में। आई होप आप समझ पाए होंगे। फटाफट में चीज आपको करा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। चलिए मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के बारे में बात करेंगे हम। थोड़ा सा एक टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, हिंदी में कहते हैं अधिगम अंतरण, कहते हैं इसको अधिगम अंतरण। ठीक है, अब बात करें ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का तो इसका क्या अर्थ है। इसका अर्थ है कि हमने कोई चीज सीखी है वो कहीं ट्रांसफर हो रही है। दूसरे शब्दों में कहूं तो एक परिस्थिति में सीखी हुई चीज, एक सिचुएशन में अगर आप कोई चीज सीखते हैं और अगर आप उस सीखी हुई चीज को किसी दूसरे सिचुएशन में भी अप्लाई कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपकी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो रही है। ठीक है, यानी कि अगर आपने एक सिचुएशन में कुछ सीखा है और उसी को आप दूसरे सिचुएशन में अप्लाई कर रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। इसको ऐसे समझिए कि अगर आप बाइक चलाना जानते हैं या फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्कूटी चलाना जानते हैं तो आपको बाइक चलाने में काफी मदद मिलती है ना। या अगर आप बैडमिंटन खेलना जानते हैं तो आपको टेनिस खेलने में काफी मदद मिलेगी, क्योंकि दोनों में बहुत सारी चीजें सिमिलर होती हैं। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, कि एक सिचुएशन में सीखी हुई चीज जब हम दूसरी सिचुएशन में अप्लाई करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अप्लाई करते हैं। जब भी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की बात होती है तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा आपको हेल्प ही करेगी, ये आपको दिक्कत भी क्रिएट कर सकती है। तो हमेशा ये मत सोचिएगा कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का मतलब ये है कि ये मुझे हेल्प ही करेगी सीखने में, ये मुझे दिक्कत भी क्रिएट कर सकती है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का मतलब ये है, ठीक है, कि ये मुझे या तो हेल्प करेगी सीखने में, एक सिचुएशन में सीखी हुई चीज दूसरे सिचुएशन में सीखने में या तो हेल्प करेगी, या फिर हिंड्रेंस, हिंड्रेंस मीन्स दिक्कत पैदा करेगी, बाधा बनेगी। ये दोनों ही सिचुएशन हो सकती है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक एक करके बात करेंगे। मैंने तो बस बेसिक मतलब आपको समझा दिया कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होती है। एक सिचुएशन में आपने कुछ सीखा, उसको दूसरे में अप्लाई कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अब इसके भी टाइप्स होते हैं जिसको कि हमें डिटेल में समझने की जरूरत है। तो हम मेनली 3 तरीके की यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होती है जिसको कि हम अभी डिटेल में समझेंगे। इसको आप ऐसे समझिए, अगर मैं टाइप्स की बात करूं, टाइप्स, तो एक होता है पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है, एक होता है नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, और एक होता है जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एक एक करके समझते हैं। पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जब वो ये आपको हेल्प करे, एक सिचुएशन में आपने कुछ सीखा वो दूसरे में आपको हेल्प कर रही है तो पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। नेगेटिव कैसे होती है, जब वो आपको दिक्कत पैदा करती है, हिंड्रेंस क्रिएट करती है, बाधा पहुंचाती है। आपने कोई चीज एक सिचुएशन में सीखी, अब दूसरे में आप सीखना चाह रहे हैं तो आपको दिक्कत आ रही है। और जीरो का मतलब कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जब एक सिचुएशन में सीखी हुई चीज का दूसरे सिचुएशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तब हम कहते हैं जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अब ऐसे समझने से तो आप सबको समझ में आएगा नहीं, तो बेहतर होगा कि हम एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं बात करूं पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की, तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आप सोच सकते हैं। जैसे कि मैंने वही साइकिल वाला या स्कूटी वाला एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर आप स्कूटी चलाना जानते हैं तो आप उसको बाइक चलाने में आपको हेल्प मिलेगी, या साइकिल चलाना जानते हैं तो आपको स्कूटी चलाने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये तो हो गया हेल्प। इसके अलावा और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं इसमें जैसे कि अगर मान के चलिए, अगर आप मैथ्स जैसे अगर हम सीखते हैं तो मैथ्स का इस्तेमाल हम सिर्फ मैथ्स में थोड़ी करते हैं, बाकी चीज़ों में भी मैथ्स यूज हो जाती है। जैसे इकोनॉमिक्स में हो गया, फिजिक्स जब हम पढ़ते हैं वहाँ पे मैथ्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो मैथ्स हमने सीखा लेकिन उसका इस्तेमाल हम
फिजिक्स में भी कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अब देखिए इनकी जो ये थ्योरी है ना, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, ये बेसिकली बेस्ड है थॉर्नडाइक की एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट। थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट। अब ये क्या थ्योरी कहती है? ये थ्योरी ये कहती है कि अगर किसी एक सिचुएशन में आपने कोई चीज सीखी और उसके सिमिलर अगर कोई दूसरी सिचुएशन है, तो आपकी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हमें देखने को मिलेगी। यानी कि एक सिचुएशन में जितने भी आपको एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, कुछ ऐसे ही एलिमेंट्स दूसरे में भी नजर आते हैं, मतलब आइडेंटिकल एलिमेंट्स हैं दोनों सिचुएशन में। ऐसे मान के चलिए कि पहली सिचुएशन और ये दूसरी सिचुएशन है, इन दोनों सिचुएशन में जितनी चीजें समान होंगी, आपकी लर्निंग उतनी ही ज्यादा ट्रांसफर हो पाएगी। जैसे कि साइकिल चलाने की अगर मैं बात करूं, या मैं स्कूटी चलाने की मैं बात करूं, तो साइकिल चलाने में जो चीज हम सीखते हैं, जैसे कि साइकिल को बैलेंस कर पाना एक चीज होता है। साइकिल को बैलेंस करने के अलावा उसका जो हम हैंडल जो हम पकड़ते हैं वो, ठीक है, तो ब्रेक हो गया। ये सारी चीजें हो गई जो कि हमें स्कूटी में भी हेल्प कर सकती है, स्कूटी को हैंडल कर पाना, ठीक है, क्योंकि स्कूटी और साइकिल में काफी ज्यादा समानता है। तो जितनी चीजें इसमें हमें सिमिलर मिलेंगी, उतनी ज्यादा हमारी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग देखने को मिलेगी। इन द सेम वे मैथ्स अगर कोई बच्चा सीख रहा है, तो मैथ्स का इस्तेमाल फिजिक्स में भी वो कर सकता है, अगर उसको फिजिक्स में भी बहुत सारी कैलकुलेशन करनी है या कुछ इस प्रकार से। तो आइडेंटिकल एलिमेंट जितने ज्यादा होंगे, उतनी ज्यादा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगी। आइडेंटिकल एलिमेंट जितने कम होंगे, उतनी ही नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगी। या फिर अगर कोई भी आइडेंटिकल एलिमेंट नहीं है, तो वहां पे हमें जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग देखने को मिलेगी। तो पॉजिटिव का तो हमने बहुत सारा एग्जांपल ले लिया, इसी प्रकार से हम कुछ एग्जांपल नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के भी ले सकते हैं। जैसे कि यूं समझिए, आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर हम पूरे साल जब डेट लिखते हैं, तारीख लिखते हैं, तो जनरली हम सबसे लास्ट में ईयर लिखते हैं, क्योंकि ईयर तो पूरे साल तक एक जैसा रहता है, डेट और मंथ चेंज होता रहता है। अब होता क्या है कि जो लोग अक्सर साइन करते हैं, कुछ करते हैं, उनको आदत हो जाती है, या आप अक्सर रोज डेट लिख कर पढ़ते हैं, तो आपको आदत हो जाएगी एक साल में कि आप जो डेट लिख रहे हैं उसमें जो साल होगा वो लिखने की आदत हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी 2024 चल रहा है, और अगर मैं बात करूं आज की डेट की, तो आज है 2 सितंबर 2024, कल हो जाएगी 3 सितंबर 2024। इसी प्रकार से जो डेट है वो बढ़ती रहेगी और 2024 में लगातार लिखा। अब ऐसे में क्या होता है कि जैसे ही नया साल आता है, फॉर एग्जांपल 2025 आएगा, तो क्योंकि मुझे आदत हो गई है 2024 लिखने की, मैं सीख चुका हूं बार बार अभ्यास कर करके, तो जैसे ही एक तारीख आएगी, 1 जनवरी 2025, 1 जनवरी 2025, तो कई बार क्या होता है कि क्योंकि प्रैक्टिस के कारण मैं 25 की जगह 24 लिख देता हूं। ये दिखाता है नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी कि हिंड्रेंस, बाधा मुझे पहुंच रही है। क्यों उस डेट को लिखने में? क्योंकि अगर आप पाएंगे तो यहाँ पे कोई भी आइडेंटिकल एलिमेंट हमें नजर नहीं आ रहा है, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग यहाँ पे हो रही है, या कम है आइडेंटिकल एलिमेंट। तो एक तरीके से आप पाएंगे तो यहाँ पे बाधा पैदा हो रही है, दिक्कत क्रिएट हो रही है मुझे डेट लिखने में। दूसरा एग्जांपल आप ये सोचिए कि आपने देखा होगा कि इंडिया में जो ड्राइविंग सिस्टम है, उसमें जो ड्राइवर होता है जनरली वो राइट साइड बैठा होता है गाड़ी में, और जो लेन होती है ड्राइविंग की वो लेफ्ट साइड होती है। लेकिन यही चीज अमेरिका में अगर आप जाएंगे तो इसका उल्टा होता है, ड्राइवर लेफ्ट साइड में होता है, लेन राइट साइड में होती है। अब ऐसे में क्या है कि मान के चलिए एक व्यक्ति जो कि इंडिया में ड्राइविंग करता है, अगर वो अमेरिका चला जाए, तो उसको वहां पे ड्राइविंग करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि वो एक तरीके से बाधा पैदा करेगी जो उसने इंडिया में सीखा ड्राइविंग। यही इसका उल्टा होगा कि कोई व्यक्ति अमेरिका का है, वो यहाँ आकर के ड्राइविंग कर रहा है, उसको भी दिक्कत आएगी। तो ये दिखाता है नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की, कि जब भाई कोई चीज सीखी मैंने और वो मुझे दिक्कत पैदा कर रही। आई होप आप समझ पाएंगे पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अब आ जाता है जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का मतलब ये होता है कि एक सिचुएशन में मैंने कुछ सीखा है, उसका दूसरे से कोई संबंध नहीं है, और ना ही ये मुझे नेगेटिवली अफेक्ट करिए, ना ही पॉजिटिवली अफेक्ट करिए। इसको समझने के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। आप इसको ऐसे समझिए कि मैं गाना गा रहा हूँ, सिंगिंग सीख रहा हूँ, और मैं टाइपिंग सीख रहा हूँ। तो सिंगिंग और टाइपिंग कोई दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है।
इसी को दूसरे तरीके से आप समझिए कि अगर मैं मैथ्स पढ़ रहा हूँ, मैथ्स सीख रहा हूँ और मैं गिटार बजाना सीख रहा हूँ, क्या दिक्कत है इसमें? आपस में इनका कोई रिलेशन है? ये एक दूसरे को ना तो हेल्प करेंगे ना प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इन द सेम वे टाइपिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, ना एक दूसरे को हेल्प करेंगे ना दिक्कत पैदा करेंगे। सिंगिंग कुकिंग का आपस में कोई रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है। सिंगिंग अलग चीज है, कुकिंग अलग चीज है। ये एक दूसरे को ना तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ना एक दूसरे को हेल्प करेंगे सीखने में। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के। आई होप आप समझ पाए होंगे। इसमें हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि मैंने बताया था आपको ट्रांसफर ऑफ लर्निंग तक ही हम पढ़ेंगे। हमने आज लर्निंग क्या होती है, टाइप्स ऑफ लर्निंग समझे। इसके अलावा हमने बात की लर्निंग कर्व के बारे में, कितने टाइप्स के होते हैं लर्निंग कर्व, उसको समझा। फिर हमने बात की ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के बारे में, कितने टाइप्स की ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होती है उसके बारे में भी हमने डिटेल में चर्चा की। लेकिन ये टॉपिक इतना ही नहीं है, इसके अलावा इसमें थॉर्नडाइक की कुछ थ्योरीज है जो हमें पढ़नी है, खासकर ट्रायल एंड एरर थ्योरी तो हम डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग, सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग, आइडेंटिकल एलिमेंट थ्योरी जो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में बताया, जो मैं थ्योरीज पढ़ाऊंगा तो मैं डिटेल में बात करूंगा उस पर। इसके अलावा लर्निंग में एक थ्योरी और आ जाती है, इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग, जिसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे अगली वीडियोस में। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार।